आगे आपको लिए चलते हैं अगला टॉपिक जहाँ पे नाविक के कुछ अपडेट्स आते हैं। अब नाविक है क्या? देखो ऐसा है, हमारे देश के अपने रीजनल जीपीएस भी हैं। दुनिया में कई कंट्रीज़ हैं जिनके पास रीजनल जीपीएस है। तो अगर हम रीजनल जीपीएस की बात करें यानी क्षेत्रीय जीपीएस की बात करें, क्षेत्रीय जीपीएस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया को कवर करता है। ग्लोबल जीपीएस में मैंने आपको 4 पीछे के लेक्चर्स में भी पढ़ाए हुए हैं। जैसे एक है नवस्टार जो यूएस का है, जो दुनिया का पहला रीजनल जीपीएस है। ग्लोबल जीपीएस है, इट्स अ ग्लोबल जीपीएस जो पूरी दुनिया को देखता है, इट्स अ ग्लोबल जीपीएस, ठीक है ना। नवस्टार के बाद आपको दूसरा है जिसको हम कहते हैं ग्लोनास जो कि रशिया का है, ये भी ग्लोबल जीपीएस है। तीसरा बैडू है जो कि चाइना का है, जिसको कंपास के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है बच्चों जिसको हम कहते हैं गैलीलियो है, जो कि यूरोपियन यूनियन का है। ये ग्लोबल जीपीएस है। पीछे के लेक्चर्स अगर आप मेरी सुनते रहे हैं तो आपको पीछे थोड़ा सा ग्लोबल जीपीएस में भी आपको थोड़े ऑर्बिट्स वगैरह कंसेप्ट समझाए हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप समझ जाओगे, पीछे मैंने पढ़ाया होगा। और मेरी क्लास हमेशा कैस्केडिंग ऑर्डर में सुनना होता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अगर आप जंप करके आते हैं टॉपिक्स में तो डिफ़िकल्ट होता है। तो ओरिजिनल जीपीएस में अगर देखा जाए तो 2 ही कंट्री हैं, ये तो ग्लोबल जीपीएस। एक तो जापान है जिस पे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, जिसका नाम है क्यूजेट एक्सेस क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। इसका पूरा नाम है क्वासी जेनिथ, दिस इज क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, दिस इज क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। और ये आपका आता है दूसरा जो कि इंडिया है। इंडिया के 2 हैं, एक है जिसका नाम है गगन और दूसरा है जिसका नाम है IRNSS। यही IRNSS है जिसको एक्चुअल में हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसी का नाम आगे चलकर बदल कर बच्चा हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नाविक कर दिया था 2016 में। फिलहाल IRNSS और नाविक दोनों एक ही बात है। नाव का पूरा नाम होता है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, दिस इज हियर, है ना। ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे फिशरमैन हैं उनको डेडिकेट करके हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको डेडिकेट किया फिशरमैन ऑफ इंडिया को। गलती से वो लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका के एरिया में घुस रहे थे तो पकड़े जा रहे थे, तो उनको एक डिवाइस से जोड़ दिया जाएगा, डिवाइस को नाविक से जोड़ दिया जाएगा। तो समुद्र में भी वो समझ जाएंगे कि हमारे एरिया कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो लौट आएंगे एंड सेव देयर ओन लाइफ। ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। IRNSS में टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं जो लगाए गए थे, 7 सैटेलाइट से जो लगाए गए थे। बाद में चलकर ये एक फर्स्ट फेज़ जो है IRNSS का पूरा हुआ, जिस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट फेज़ पूरा हुआ, अब IRNSS का एक सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड फेज़ तैयार हो रहा है जहां पर कुछ NVS-01 करके सैटेलाइट्स हैं जो अब लगाए जा रहे हैं। यहां पर 7 सैटेलाइट जो हैं इनके उपग्रह पूरे किए जा चुके हैं, जिनका नाम है IRNSS करके नाम जाता है ना। IRNSS 1A 1B 1C 1D है ना, इस तरह करके 1E 1F है ना, 1 2 3 4 1G, ठीक है। बाद में 1A ख़राब हो जाता है, उसके बाद फिर 1H भेजा जाता है, 1H फेल हो जाता है, उसके बाद 1I भेजा जाता है। तो कुल मिला के ये 7 सैटेलाइट हैं जिसकी मदद से IRNSS आज भी काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि ये फेल हो गया, ये काम करना बंद कर चुका है। तो कुल 7 की मदद से IRNSS काम कर रहा है। IRNSS की जो काम होता है वो एक्चुअल में इसका काम होता है सिविलियन भी होता है और मिलिट्री भी होता है। ओके, मतलब ये अपने मोबाइल फ़ोन या GPS सिस्टम गाड़ियों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा देश के बॉर्डरिंग एरियाज़ को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं कि मतलब मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स तो नहीं हो रहा, कोई सैनिक वैनिक तो नहीं चल रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पे या पाकिस्तान बॉर्डर पे, कोई टेररिस्ट की एंट्री तो नहीं हो रही है। इस तरह की चीज़ों को हम सैटेलाइट्स के थ्रू देख सकते हैं। कारगिल वाले एरियाज़ में पाकिस्तान ने कहीं बंकर तो नहीं बनाया है ना। जैसे कारगिल वाले टाइम में हम लोगों ने अमेरिका से मदद मांगी थी उसके नवस्टार से कि भैया मुझे अमेरिका तुम्हारे पास ग्लोबल जीपीएस की मदद दो, अमेरिका ने मना कर दिया। उस समय हमारे पास IRNSS नहीं था। तो इस तरह के अगर कोई हादसे होने ही नहीं पाएंगे बच्चा, इस तरह का IRNSS काम कर जाएगा। इसी IRNSS का एक नया फेज़ है जिसको हम NVS-01 के नाम से कहते हैं। और ये NVS-0, ये 7 कॉन्स्टिलेशन तो चल ही रहे हैं, अब IRNSS को नया अपडेट किया जा रहा है। जो नए अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ पर IRNSS के नए सैटेलाइट, अब यहाँ पर 1I हो गया, NVS-01 को IRNSS 1J भी कहते हैं। इस डिस्कशन को मैंने 2023 के क्लास में भी लिया था। 2023 के प्रीलिम्स के लिए IRNSS 1J, जिसको NVS-01 कहते हैं, एक नई सीरीज़ है जो IRNSS की अब स्टार्ट हो रही है, जो करंट अपडेट्स में है।
ठीक है ना। उसी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ बात करेंगे। और इतना ही नहीं, आगे आने वाले समय में हम लोग सीधा सीधा IRNSS से चिप वगैरह के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट हो जाएंगे। स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो होती हैं L1 फ्रीक्वेंसी पे बेस, उस पर भी बात करेंगे। एटॉमिक क्लॉक की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। पता है ये जो INSS 1A जो फेल हुआ था, असल में INSS 1A के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पेलोड था जिसका नाम था एटॉमिक क्लॉक। वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, वो काम करना बंद कर देता है। और आपको बताऊं INSS 1A की पहला सैटेलाइट 2013 को भेजा जाता है और ये 1I जो है वो 2017 को भेजा जाता है। इसका मतलब है कि 2017 के बाद IRSS के सातों सैटेलाइट मिलकर पूरी तरह से भारत की पूरी टेरिटरी के लिए अच्छी तरीके से काम करते हैं, हमारे सिविलियन पर्पस के लिए भी और हमारे डिफेंस पर्पस के लिए भी। IRNSS पे क्वेश्चन देखो तो आपके प्रीलिम्स में भी आया हुआ है, ओके 2018 में, और आपके मेंस में भी आया हुआ है 2017 में। और इसी INSS का नया नाम नाविक है, INSS है, गलती मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में है। और उन्होंने UPSC में ये पूछा भी था कि जो IRNSS है, UPSC ने पूछा तो जो IRNSS है इसमें कुल 2 सिस्टम होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम है जो काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने UPSC ने सीधा नाम लिख दिया था, एक उन्होंने लिखा था पहला जिसको कहते हैं सिस्टम, 2 सिस्टम वर्क, मेंस के पेपर में उन्होंने नाम दे दिया था। पहला जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, पहला उन्होंने स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम लिखा था UPSC के मेन्स में। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग, ये मेन्स का क्वेश्चन है, मेंस में स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम लिखा था जिसे आप शॉर्ट में SPS कहते हैं। और दूसरा जिसे हम प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, PRECISION। प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम जो है इसको शॉर्ट में आप PPS कहते हैं और ये एक्चुअल में एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड वैसे भी आपके मोबाइल फ़ोन में भी लिखा आता होगा, आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यानी ये काफ़ी सेफ और सिक्योर होता है। इस तरह के सिस्टम को डिफेंस वालों के लिए डेवलप किया गया और स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम सिविलियन पर्पस के लिए आपके मोबाइल फ़ोन और गाड़ियों के लिए किया गया, कुछ इस तरीके का लोकल काम करने के लिए। यानी इंक्रिप्टेड है तो प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम काफ़ी सेफ और सिक्योर है। UPSC ने मेंस में ये क्वेश्चन पूछा भी था कि SPS और PPS क्या है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसी से जुड़ा जो अपडेट है INSS 1J जिसको NVS 01 कहते हैं, ये अब एक नया ही फेज चल रहा है भाई, खत्म हो गया सब टाइम। ये सैटेलाइट अभी अपना वो काम कर रही है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग का, इसके अलावा और भी काम है जो अभी सेकंड फेज में भी आ रहा है, जो नए अपडेट्स में भी है, ठीक है। एक बात और आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको एटॉमिक क्लॉक के बारे में बताता हूं और IRNSS खत्म होने के बाद इंडिया का जो दूसरा रीजनल GPS है गगन, उसके बारे में भी 2-3 बातें करेंगे। गगन भी आपके पेपर में मेंस में पूछा जा चुका है। स्टिल गगन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। ओके, अब आगे आपको लिए चलते हैं। इधर देखो, NVS 01 का क्या अपडेट आता है आपके सामने है ना। नेविगेशन सैटेलाइट, NVS को आप क्या बोलेंगे, नेविगेशन सैटेलाइट। ये है क्या, IRNSS 1J, जो अभी मैंने आपको पीछे बोला। इट्स अ सेकेंड फेज ऑफ INSS, एक नए तरीके से, है ना। ये देखो, सेकेंड जनरेशन ऑफ सैटेलाइट ऑफ इसरोस नेविगेशन सैटेलाइट जो शुरुआत हो रही, और सेकेंड जनरेशन का ये पहला सैटेलाइट है NVS 01 जो भेजा गया है। कब भेजा गया है उसका डेट वेट भी आपको मिल जाएगा, 29 मई 2023 को। इसका टोटल जो मास था 2230 किलोग्राम था, हैवीएस्ट है अभी तक जितने भी भेजे गए हैं INSS में, उसमें सबसे ज़्यादा। इसके पहले के जो INSS 1A से 1H तक भेजे गए थे, IY तक जो भी भेजे गए थे, उसका जो मास था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, 1425 किलोग्राम तक था, मैक्सिमम था। लेकिन यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा हैवी का अभी तक का INSS भेजा है, INSS 1J या NVS 01, ठीक है, जो एक तरह से कुछ पेलोड्स लेके जा रहा है जो नेविगेशन वगैरह के लिए मदद करेगा। कौन कौन से पेलोड लेकर गया है, L1, L5 और S बैंड, ये कुछ पेलोड्स या डिवाइसेस के नाम है जो आपको याद रखने होंगे। और यहाँ L1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीबडी रिमेंबर। और मैंने आपको नाविक बोल ही दिया, INSS का एक नाम है। अच्छा, INSS की मदद से हमें करना क्या था, INSS की मदद से हमें यही करना था कि मान लो ये पूरा इंडिया है, तो INSS के जो 7 सैटेलाइट होंगे वो पूरा भारत को तो देखेंगे, लेकिन भारत के बॉर्डर से भी लगभग 1500 किलोमीटर तक का एरिया भी आसानी से देखेंगे। तभी तो इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, काफ़ी दूर तक आप उसकी टेरिटरी को देख सकते हैं, आराम से अपने देश को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं बॉर्डरिंग एरियाज में, जो हमारे पास क्षमता कारगिल के समय नहीं थी। नहीं तो हम कारगिल के समय में अपने बहुत सारे सैनिकों की जान बचा सकते थे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। बाद में हमने बनाया इस तरह की चीज़ें की और आज हमारे पास है। हाँ, फिर भी मैं बताऊं, भारत के पास अभी तक कोई भी ग्लोबल GPS नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रीजनल है, एक गगन और दूसरा IRNSS।
ठीक है, इसका जो वेट है वो लगभग लगभग 2230 किलोग्राम 2 किलोग्राम। इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट डाला गया, लगभग 36,000 किलोमीटर प्लस माइनस 5,000 6,000 के आसपास ये ऑर्बिट होता है अर्थ से इक्वेटर के ठीक सीधे। L1 बैंड सिग्नल पर बेस्ड होकर ये काम करता है, एक तरह का ये पेलोड होता है और ये ऐसा सर्विस होता है। पहली बार आपको बताऊं, फर्स्ट टाइम एन इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक विल बी फ्लोन इन NBS 01। अब आप कहोगे सर एटॉमिक क्लॉक तो पीछे भी यूज हुआ था। अरे बच्चा, वो एटॉमिक क्लॉक हमने दूसरे कंट्री से लिया था। इसमें जो एटॉमिक क्लॉक है वो हमने इंडिजिनस मतलब अपना ही बनाया है। तो एक नई चीज, जैसे क्रायोजेनिक इंजन पहले हम रशिया से लेते, बाद में अपना बनाने लगे, और यहां पर भी वही है कि पहली बार इंडिया में बनाया हुआ अपना एटॉमिक क्लॉक इसके अंदर लगाया गया। ये बहुत काम का L1 बैंड वगैरह इस तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसकी मदद से आप लोग जो वेयरेबल डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे एप्पल वॉचेस या सैमसंग गियर्स, जो सीधा आप ई सिम वगैरह होते हैं, इनको आप सीधा सैटेलाइट से जोड़ सकते हैं कमिंग फ्यूचर में। ये बेनिफिट्स हैं जो कमिंग फ्यूचर में होने वाले हैं। एटॉमिक क्लॉक एक्चुअल में होते क्या पता है? एटॉमिक क्लॉक का न्यूज़ जो 2017 का न्यूज़ था, ये क्वेश्चन 2022 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के पेपर में पूछा था। मेरे सारे बच्चों ने इसका आंसर मार लिया था, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने वाले लोगों ने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये न्यूज़ तो 2017 की थी और मार्केट में ड्रामा होता है कि साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ 2 डिकेड्स हो गए पढ़ाते हुए, अभी तक साइंस टेक में मैं लोगों को भरोसा नहीं दिला पाया। ठीक है ना, कि साइंस एंड टेक भी एक विषय है, उसको भी लास्ट के समय नहीं पूरा ढंग से पढ़ो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी की तरह। और मुझे पता है ये चीज़ कभी नहीं होगी, क्योंकि साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स है, यह हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बोला जाता है, हर बच्चों के दिमाग में पहले एक माइंड सेटअप कर दिया गया है। तो इसलिए साइंस एंड टेक कभी भी स्टैटिक एक विषय बना ही नहीं, लेकिन ये मेरे बच्चों ने बनाया था, उन्होंने किया था। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है कि ऐसा पेलोड होता है जो हर दिन टाइमिंग और लोकेशन एक्यूरेसी को ऑटोमेटिक सेट कर देता है। आपको बताऊं, हर दिन जो लोकेशन होता है उस लोकेशन के साथ कुछ समय का डिफरेंस आता है, कुछ मिनट्स के आते हैं। मान लो आज 4 मिनट्स के आए, कल 4 मिनट्स के और आए तो 8 मिनट का गैप हो गया, अगली बार 4 मिनट्स का और आया तो 12 मिनट का हो गया। ऐसे करते 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 3 साल के बाद चौथे साल 24 घंटे का एक गैप बन जाता है, जिसकी वजह से हम लोग फरवरी को ऐड ऑन करके लीप ईयर करके 29 दिन का कर देते हैं। यानी हर दिन 4-4 मिनट के गैप को 4 साल बाद 3 से 1 दिन में ऐड कर देते हैं, कुछ इस तरीके का गैप और लोकेशन। तो ये चीज़ें अपने आप सेट कर जाती हैं, नहीं तो लोकेशन और टाइमिंग एक्यूरेसी आपको अलग अलग आएगा। जैसे जब जीपीएस कोई जगह को लोकेट करता है तो ये बताता है कि कितने बजे कौन इस जगह पर था। गॉट इट। ये नहीं कि यहाँ पर कोई है, अरे भाई कितने बजे कौन इस जगह पे, क्योंकि दुनिया में हर जगह, अभी जैसे इस समय मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ, आपके यहाँ टाइमिंग कुछ और हो रहा होगा, लेकिन कहीं दुनिया में टाइमिंग कुछ और हो रहा होगा। तो इस समय उस जगह पर उस समय में कोई और होगा, इस जगह पे इस समय में मैं हूँ, कुछ ऐसा समझो। ये रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक ऑन बोर्ड ए सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी डेवलप बाय इंडिया, जो एटॉमिक क्लॉक आता है, ये प्रोवाइड क्या करता है, लॉस द एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्यूरेट लोकेशन डेटा, है ना, जो कि एटॉमिक क्लॉक के फेल हो जाने पे नहीं आता है। इसी को एटॉमिक क्लॉक वगैरह को जो न्यूज़ था पीछे था, ये लोकेशन और टाइमिंग एक्यूरेसी अपने आप कर देता है, आपकी चीज़ पता नहीं चलती, सैटेलाइट्स के अंदर सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। L1 सिग्नल्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बोला था, इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां पर थर्ड फ्रीक्वेंसी एक सेंड सिग्नल्स होता है, थर्ड फ्रीक्वेंसी L1 जिसको हम कहते हैं, ये इंटरऑपरेबिलिटी विद द अदर सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। फिलहाल छोड़ दीजिए, बस यही जान लीजिए ये इतने एडवांस सिग्नल्स होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं जिससे आप वेरिएबल डिवाइसेस वगैरह को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एमंग द मोस्ट कॉमनली यूज ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम L1 फ्रीक्वेंसी की अगर हम मदद करते हैं तो जीपीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लॉन्गर मिशन लाइफ है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, लगभग इस तरह के जो नए फेज के मिशन आ रहे हैं, लॉन्गर मिशन लाइफ ऑफ मोर देन 12 ईयर्स, द एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स हैव अ मिशन लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो अभी तक जो लाइफ थी सैटेलाइट्स की 10 साल की थी, लेकिन अब यहाँ पर 12 साल से और उससे भी ज़्यादा की लाइफ स्पैन है जो आगे फेज में मिलने वाली है। इसके साथ मैंने अभी आपको बोला था नाविक के साथ या IRNSS के साथ कुछ नए अपडेट्स के आ रहे हैं। चिप्स वगैरह लगाकर हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपको पता है एक यूरोप की कंपनी, यूरोप नहीं US की कंपनी है, क्वेलकम करके सुना होगा, मेरे ख्याल से US ही है ना, क्वेलकम टेक्नोलॉजी करके, उसने ना इसरो से बात भी किया, कहा भैया ये आज का न्यूज़ नहीं है, ये लगभग 2021 के आसपास का करंट अफेयर्स था। फिलहाल ये आपको मैं स्टैटिक में बताता हूँ हमेशा। उसने ये बात की कि भैया ऐसा है इंडिया, हमको ना अपने IRNSS को दे दो, सुविधाएं दे दो, हम भारत में ना उसकी मदद से लोगों को हाथ में मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखो दुनिया में
मैक्सिमम कंट्री ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट यूज़ करते हैं, सिर्फ 5% कंट्री ही सैटेलाइट वाला इंटरनेट यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कुछ मिशन जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जिसमें एलॉन मस्क वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सुविधाएं दे रहा है, ठीक है। काफ़ी यूक्रेन में जब रशिया ने उसे सारे ऑप्टिकल फाइबर वाले केबल काट दिए इंटरनेट से, तो उसी से उसको सर्विसेज दे रहा था वो। अमेरिका के कहने पर एलॉन मस्क यूक्रेन में सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज दे रहा था इंटरनेट का। भारत में तो फिलहाल 100% ऑप्टिकल फाइबर चलता है, वो नहीं केबल आता है। मेरे स्टूडियो के अंदर, मेरे घर के अंदर जो मैंने स्टूडियो बनाई है, यहाँ पे भी वो केबल ही है दोस्त, वो ऑप्टिकल फाइबर ही है, जिसकी वजह से ये सारी क्लासेस वगैरह मैं लेता हूँ, लाइव वगैरह जब कभी लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं चिपसेट वगैरह में। तो अब नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये लोग मिलकर बना रहे हैं कि नावी को चिपसेट के साथ डेवलप किया जाए। जो न्यूज़ पहले क्वेलकम में आई थी कि ये टेक्नोलॉजी भारत से कह रहा था कि तुम अपने जो INSS है उसकी मदद दे दो, उसकी मदद से मैं भारत में सुविधा शुरू करूँगा। देख लीजिए आगे आने वाले समय में भविष्य में हो सकता है कि हम लोग को ऑप्टिकल फाइबर हट जाए और सीधे मोबाइल पर सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट मिले। तो ये चीज़ें हैं जो चिपसेट फॉर नाविक वगैरह करके जो न्यूज़ आई थी। नाविक के बारे में फिलहाल कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, वही INSS या नाविक बोल लो, ठीक है। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स लगाए गए हैं, ठीक है ना। 3 को जियो स्टेशनरी पर लगाया गया और 4 को जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगाया गया है। ये कुछ पोजीशंस होते हैं। जियो स्टेशनरी जो होती है वो करीब 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है और ये थोड़ा सा प्लस माइनस होता है 36,000 से, यानी लगभग 5,000 से लेकर 6,000 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा इलेप्टिकल पोजीशन होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडिया को कवर किया जाता है। लगभग 1500 किलोमीटर इंडिया के बाउंड्री से बाहर, जो मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाया था। बाकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर स्टैंडर्ड पोस्टिंग सिस्टम और प्रेसिडेंट पोस्टिंग सिस्टम या रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं, इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। ये सारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। सारा का सारा डिस्कशन मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया। मैंने कहा था क्वेश्चन 2017 के मेंस में भी पूछा गया था। एक और टॉपिक है जो आपको छोटा सा मुझे बताना चाहिए जब INSS की बात हो रही, कहीं UPSC में क्वेश्चन ना दे दिया जाए। गगन वैसे भी आपके पेपर में 2012 के आसपास मेंस में पूछा गया है। गगन का पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने पहले गगन का नाम डिसाइड कर लिया, बाद में ज़बरदस्ती उसका फुल फॉर्म बनाया गया, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसको एक्चुअल में बोला जाए तो इसको हम SBS के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया का पहला SBS सर्टिफाइड क्या है, एक सर्विस है जो दिया जाता है। इसका पूरा नाम है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सर्विसेज। एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। कभी ऐसा ना हो कि गगन की जगह SBS लिख दिया जाए और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो घबराइएगा नहीं। गगन का मेन पर्पस यही था कि जो हमारा एयर ट्रैफिक है उसको ज़्यादा सेफ और सिक्योर करना, टू प्रोवाइड मोर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू एयर ट्रैफिक, क्योंकि जो एरोप्लेन है ना उसको काफ़ी सेफ और सिक्योर रखना था। असल में रडार की जो प्रणाली होती थी जिसमें रेडियो वेव से हम लोकेशन बताते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। तो कभी कभी कैजुअलिटीज़ हो सकती है, जैसे वेदर अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा प्लेन उतरने हैं, बहुत ज़्यादा लैंड टेक ऑफ होना है, तो उस केसेस में बड़ा एकदम भसड़ मच जाता था। तो रडार अच्छे से काम नहीं करता था। कहीं मान लो फॉग वॉक चल रहा है, इस तरह की चीज़ों में लैंडिंग वेंडिंग नहीं हो रही थी अच्छे से, तो इस तरह की दिक्कतें होती थी, ठीक है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, एक वर्ल्ड्स फर्स्ट SBS सर्टिफाइड सिस्टम है जो गगन के केस में है। एयर ट्रैफिक को मॉडर्नाइज करने के लिए लाया गया और इसके लिए जो काम किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर काम किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फंडिंग जनरेट किया, इसरो को दिया है, और इसरो ने इसके लिए कुल 3 सैटेलाइट्स लगाए हैं, 3 कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट। जैसे INSS में आपने 7 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन देखे थे, 3 को जियो स्टेशनरी अर्थ पे लगाया था, 4 को जियो सिंक्रोनस पे लगाया था। यहाँ पर कुल 3 सैटेलाइट्स को लगाए गए हैं, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस पर। उसकी मदद से पूरे भारत के अंदर के नेविगेशन सिस्टम वो काफ़ी बेहतरीन किया गया। और इस तरह के कभी भी है ना, कभी भी इस तरह का कोई एयर ट्रैफिक वगैरह में अब किस तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो कितना सेफ और सिक्योर है। एक बात और बता दूं, दुनिया का सबसे सेफेस्ट ट्रैफिक अगर कोई होता है तो एयर ट्रैफिक ही मानते हैं। सारे दुनिया के रईस लोग एयर ट्रैफिक से ही चलना पसंद करते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गगन जो होगा आगे चलकर कह रहे हैं कि एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, सर्विंग, मैरीटाइम, हाईवेज, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सिक्योरिटी एजेंसीज हर लेवल पर आगे काम करेगा।
ओके, एसेंशियल कंपोनेंट जो गगन प्रोजेक्ट में काम किया गया, स्टडी ऑफ आयनोस्फेरिक बिहेवियर ओवर द इंडियन रीजन्स, ठीक है ना, उसकी स्टडी भी करेंगे। आपको पता है आयनोस्फीयर ऊपर पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, उसकी स्टडी वगैरह भी करेगा, कैसे आयनोस्फीयर वगैरह का इफेक्ट इंडिया में पड़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आयंस और चार्जेस का भी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। एक बार तो यूपीएससी में पूछा गया कि ये आयंस और चार्जेस जो होते हैं 2013 के आसपास यूपीएससी प्रीलिम्स में देखना, स्टैटिक क्वेश्चन था कि ये आपको यूनिवर्स वाले चैप्टर में मिलेगा जब आप किताब पढ़ोगे। जो ऊपर जो आयनोस्फीयर वगैरह है, या कह लो ऊपर जब आप जाते हो तो ऊपर आयनोस्फीयर वगैरह चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर आयन और चार्जेस होते हैं। ऐसी जगह होती है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई एलिमेंट वगैरह वो आयनिक फॉर्म में होता है, वो आयन वगैरह ना बहुत तेज़ी से ऊपर घूम रहे होते हैं, कभी कभी वो अर्थ पे गिरते हैं। तो यूपीएससी ने पूछा अर्थ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे अर्थ पर उन आयन और चार्जेस को गिरने से हम लोग को बचा लेती है, क्योंकि आयन और चार्जेस अगर हम लोग पे गिरते तो हम लोग बचते नहीं, मर आ जाते, हार्ट अटैक, कार्डियक वार्डियक, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो अर्थ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो पोलर एरियाज में होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर कोई भी आयन और चार्ज अगर अर्थ पे गिरता है ना तो पोल की तरफ चला जाता है। तो आयन और चार्जेस पृथ्वी पर 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के बीच में नहीं गिरते हैं और हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिंदगी कहाँ होती है, 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में पृथ्वी पर, ठीक है। पोलर एरिया में कौन जाता है? तो यही क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा था कि अर्थ पे रहने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, सोचो अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती, सब चीज़ें नहीं होती, तो कभी एस्टेरॉइड्स बेटर मेटेरॉइड्स हमारे पृथ्वी पर गिर जाते 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में, तो कितना खतरनाक था। ये सब कॉन्सेप्ट यूपीएससी के क्वेश्चन है, पता नहीं कभी ये सब चीज़ें आपने क्यों नहीं देखा, तो थैंक गॉड मैंने किताब में सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। सेम थिंग साइंस एंड टेक के अंदर है, सेम थिंग इन्वायरमेंट के अंदर है, पता नहीं आप कब समझेंगे, ठीक है ना। आप तो समझ लो, आप कुछ मत करो, क्वेश्चन पेपर ही जाके किताब के लास्ट में देख लो, ठीक है ना। इवन मैंने अपने टेलीग्राम पे तो इन्वायरमेंट का सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही डाल दिया है, ठीक है ना। किताबें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव से मत कीजिए कि बहुत बड़ा इन्फोग्राफिक, ये पिक्चर है, ये बहुत धन तन है, बहुत पुरानी जगह। अरे भाई समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं, आज भी पुराने धर्रे पे आप क्यों चलते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो ये आपका गगन था और ये पूरा का पूरा जो आरएसएस था मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है।